हो गया? चलिए चलो भाई, सबसे पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस से कुछ सवाल, फिर बीच में जंप करेंगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक। ठीक है, बेसिक टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस की स्टार्ट करो। कौन कौन से पढ़े हो? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़े हो। ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेशन से स्टार्ट। चलो रेस्पिरेशन से पहले और बेसिक, जैसे लाइफ प्रोसेस है तो कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नहीं है। मान लो बोर्ड में आता है एक सवाल कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश समथिंग इज लिविंग और नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये रट्टा होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में है तो बहुत बेसिक। मान लो पूछ दिया गलती से तो क्या लिखोगे? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन नहीं, the presence of life process such as nutrition, respiration, excretion, transportation are the fundamental criterion to decide whether something is living or not. चलो सबसे पहले ये करते हैं presence, presence of किसके? presence of life processes। और life processes में कौन कौन से बेसिक एग्जांपल, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और क्या एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल इतने लिख लो, बाकी लाइफ प्रोसेस तो और भी है। ग्रोथ नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, कंसाइसनेस नहीं है, वो सब भी तो है, लेकिन कुछ एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं। हम बोलेंगे द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस सच एज दिस आर द फंडामेंटल क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। ये 2 नंबर का सवाल है इंग्लिश हमारा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ो। अब सीधे पूछें डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डिफाइन करो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में क्या डिफाइन करते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट का इनटेक करता है। ठीक है, किस लिए इनटेक करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको एक लाइन में बना देना। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक द न्यूट्रिएंट और फूड पार्टिकल्स, जो भी हो फूड मटेरियल्स, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये न्यूट्रिशन हो गया। चल, न्यूट्रिशन कितने टाइप के पढ़े हो? कौन 3 टाइप का पढ़ लिया भाई? ब्रॉडली तो 2 ही टाइप के पढ़े हैं, ऑर्थोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन सा? 2 प्रकार का बताया था, फोटो ऑटोट्रॉपिक। जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट करते चलेंगे एकदम गोली पे रफ्तार से। और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक, मैं बता भी दूंगा, घबराओ नहीं। चलो, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या? अगर सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हो तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, खुद बना लेता है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसे फर्दर 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो तुम लोग देखो ध्यान से इधर, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या है? फोटो यहाँ पर लाइट है, ऑटोट्रॉपिक का तो मतलब वही रहेगा कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है, बस फोटो आगे लगा है। इसका मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना ले। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाएगा फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और कीमोट्रॉपिक में जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करे? केमिकल का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना ले, तो वो हो गया कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर एग्जाम्पल पूछा तो ग्रीन प्लांट्स इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। कीमो ऑटोट्रॉपिक में पूछा तो कुछ स्पीसीज हैं जो बैक्टीरिया के, सारे नहीं, कुछ स्पीसीज ही बैक्टीरिया के कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल क्लास 9 में? चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नाम तो एटलीस्ट 2-3 सुना ही होगा, राइजोबियम वगैरह, एनाबेना नॉस्टॉक वगैरह। ठीक है, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। राइजोबियम क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्स वो क्यों करता है? उसको सैलरी तो मिलती नहीं, क्यों करता है? उसको ये नाइट्रोजन क्या उसका भोजन है। ठीक है, वो क्या करता है? वहाँ पे मिट्टी में रहता है और कुछ केमिकल्स ये सब जो मिलते हैं उसको, ये एलिमेंट जो मिलते हैं उन सब का वो इस्तेमाल करके अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले रहा है। तो खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है ना, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? केमिकल का इस्तेमाल करके। वो उसके एग्जाम्पल हो जाता है
कीमोऑटोट्रॉपिक केस। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, केमिकल का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना रहा है, वो हो गया कीमोऑटोट्रॉपिक। ठीक है, चलिए इसके बाद से हेटरोट्रॉपिक का आते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक को कैसे डिफाइन करते हो? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। किसी और के ऊपर अगर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए तो हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में कौन कौन सा पढ़े हो? कुछ बेसिक 4 प्रकार के बेसिक पढ़े हो, होलोजोइक, साइटोप्लाज्मिक, पैरासिटिक और क्या सिम्बायोटिक। चलो होलोजोइक से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन सा? ह्यूमन है। ह्यूमन के अलावा बताओ, ह्यूमन के अलावा अमीबा। ठीक है, 2 एग्जांपल तो एटलीस्ट याद रखो। तो ह्यूमन और अमीबा 2 एग्जांपल हो गए। इनके पास कौन सा न्यूट्रिशन? पहले तो ये बात की इनके पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में भी कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब पूछो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन करते हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन टिल इजेशन आर फॉलोड। मतलब कुछ श्रृंखलाएं हैं, कुछ प्रक्रियाओं की श्रृंखला है जो स्टार्ट होती है इंजेशन से एंड करती है इजेशन तक। बीच में कितने आते हैं? सीक्वेंस वाइज है कि अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्ट करता है इंजेशन से। होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है इंजेशन से, फिर जिस चीज का इंजेस्ट किया उसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड है उसका इजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहाँ पर न्यूट्रिशन कुछ प्रोसेसेस में, कुछ स्टेप्स या कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में वो पूरी की जाती है। सबसे पहला प्रोसेस आता है, पहला स्टेप आता है जिसका नाम है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने खाने का इंटेक कर रहा है। हेटरोट्रॉपिक में जो होलोजोइक है वो खाने का इंटेक कर रहा है, न्यूट्रिएंट का इंटेक कर रहा है। ठीक है, वो कहलाएगा इंजेशन। फिर क्या करेगा? वो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा। ठीक है, बॉडी में अलग अलग केमिकल एक्टिविटी होंगी उस फूड पार्टिकल पे और फिर वो क्या किया जाएगा? वो डाइजेस्ट किया जाएगा। अब ये डाइजेस्टेड फूड उसके बॉडी से क्या किए जाएंगे? एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किए जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जिस काम के लिए ये फूड उसने इंटेक किया है, ठीक है, उसका उपयोग होना चाहिए, वही कहलाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, अब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है भाई, ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयरमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, जितने ढेर सारे प्रोसेसेस हैं इन सब के लिए उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, फाइनल क्या आएगा? इजेशन। इजेशन किसका होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाएंगे, ठीक है, जिन्हें सब्लिमिनली से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स व्हिच आर नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकाले जाएंगे प्रोसेस प्रक्रिया कराएगी इजेशन की। ठीक है, ये क्लियर? यहाँ पे हमने पढ़ा कि अमीबा में भी दिखता है, ह्यूमन में भी दिखता है। यहाँ एक सवाल आई, अमीबा तो यूनिसेलुलर होता है, अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है, आपको पता है, और ह्यूमन तो एक कॉम्प्लेक्स मैमल है, एक कॉम्प्लेक्स मैमल की कैटेगरी में आता है ह्यूमन। तो दोनों में फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन वो कैसे जाता है? चलो ह्यूमन में तो समझ में आता है कि हम पहले बफल कैविटी क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, फिर वहाँ पे चिविंग होता है, डाइजेशन होता है, ढेर सारे स्वैलिंग होता है, ढेर सारे एंजाइम एक्ट कर रहा है, स्टमक में जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो कोलम रेक्टम से फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे। अमीबा कैसा करता है? तो मैंने एक टॉपिक आपको बता रखा है कि न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, वहाँ पे तुमने एक पॉइंट पढ़ा है। ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा, बॉडी डिजाइन कैसा था अमीबा का? इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी ऐसा बना दो, ये अमीबा मान लो। ठीक है, अमीबा क्या करता है तो यूकैरियोटिक, पूरा भाई अपना डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह लिया रहेगा, मेम्ब्रेन पर और सारे ऑर्गेनेली पाए जाएंगे, बस एक सेल का ही ना होगा, वो पूरे एक सेल में अपनी जीवन बिता देगा। ठीक, तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, यहाँ पर जो इसके मेम्ब्रेन वगैरह है ना, ये जो मेम्ब्रेन है वो उसमें कुछ बदलाव होगा। ठीक है, वो बदलाव होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आ गया तो इसके इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, बदलाव होगा, वो क्या दिखाएगा, सूडोपोडिया, है ना, उसको कहेंगे सूडोपोडिया। जो आउटवर्ड प्रोसेसेस बाहर निकलते हैं ना अमीबा के सेलुलर वो मेम्ब्रेन से, अमीबा के मेम्ब्रेन से जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन निकलेंगे और ये पानी की तरफ बढ़ेंगे। देखो जैसे अगले स्टेप में क्या होगा, ये फूड पार्टिकल ऐसे था, ठीक है, और ये अमीबा था, ठीक है, ये अमीबा था ना, तो ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार का
कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर निकालेगा। तो ये जो आउटवर्ड ग्रोथ हो जाए है ना, ये क्या कहलाता है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट या अपेंडेजेस, ठीक है। तो फॉल्स फीट एक नकली पैर जैसा स्ट्रक्चर निकाल के आगे की तरफ बढ़ता है, सूडोपोडिया करता है और क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा। फिर बाद में अगले स्टेप में क्या करेगा ये, अगले स्टेप में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाएगा, ठीक है। अगर तुमको 10th से 9th का कंसेप्ट भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, उसके बाहर फूड वैक्यूल वगैरह बन जाएगा, ठीक है। फूड वैक्यूल वगैरह बन जाएगा जिसमें फूड मौजूद है। अब इसके बाद क्या हो, इनटेक हो गया ना, इनटेक हो गया, पहला प्रोसेस हो गया इंजेशन का। अब क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगा, कुछ यहाँ पर हाइड्रोलिटिक या जो भी एंजाइम वगैरह है, लाइसोसोम वगैरह से, चाहे जिससे भी, ठीक है, वो क्या किए जाएंगे, यहाँ पर पोर किए जाएंगे, ठीक। जब वो एंजाइम उस पर पोर किए जाएंगे फूड पार्टिकल पे, तो वो फूड पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में बटेगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में बटेगा। ये क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब डाइजेशन हो जाएगा अगली प्रोसेस क्या आएगी, एब्जॉर्प्शन आएगी। तो एब्जॉर्प्शन करेगा ये इसका सेल, अमीबा का सेल एब्जॉर्प्शन करेगा। मान लो कि फूड पार्टिकल यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में आए, इस वाले हिस्से को नहीं चाहिए क्या, अमीबा के इस वाले हिस्से को भी तो चाहिए, लेकिन फूड पार्टिकल तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कैसे पहुंचेगा ये यहाँ से आगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। स्ट्रीम देखते हो पानी में लहर उत्पन्न होता है, वैसे ये एक सेल है ना, सेल है तो सेल का साइटोप्लाज्म होगा, उसमें स्ट्रीमिंग है ना, लहरें जनरेट कर जाती हैं, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहेंगे। और इसके थ्रू क्या होगा, फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन तक अमीबा के मूव किया जाएगा। फिर वहाँ से क्या करेगा, वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जिस काम के लिए एब्जॉर्ब किए उसका इस्तेमाल करेंगे, वही क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। और फिर फाइनल जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखो सेल के अंदर अगर कोई चीज मूव करती है, जैसा हम पूछते हैं अमीबा में ही कि फूड पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर गया, कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे लग रही है, कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये सेल के अंदर ये पार्टिकल मूव कर गया, फैगोसाइटोसिस, डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, है ना, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये अंदर गया, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकाल दिया गया सेल के, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो या नहीं भी आ रहा तो इससे घबराने की बहुत बात नहीं है। देखो फैगोसाइटोसिस ये एक तरीके का एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर, साइटो वर्ड का मतलब क्या, सेल, और सेल के अंदर जब कोई पार्टिकल सेल के अंदर मूव करती है तो वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अगर वो सॉलिड पार्टिकल है तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा, और अगर वो लिक्विड पार्टिकल है तो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर, अमीबा के अंदर मूव किया फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और सेल के बाहर निकला एक्सोसाइटोसिस। ये पूछा, मुझे नहीं लग रहा पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रोसेसेस याद रखना नाम में, ठीक है। ये अमीबा में हो गया। अब न्यूट्रिशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूट्रिशन था होलोजोई के बाद सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल बताइए। ब्रेड बॉल्ड, ईस्ट, बहुत बढ़िया। फंजाई है ना, मोस्ट ऑफ द फंजाई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। अब आपसे अगर पूछ दिया गया कि नेम एन ऑर्गेनिज्म, नेम फ्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच शोस सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो आप लिखना फंजाई लाइक या सच एज ब्रेड बॉल्ड, ईस्ट, ठीक है। ये और जितना ये सब है आपके क्या करेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है ना। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अगर डिफाइन करने को आ गया तो लिखवाया था डेफिनेशन क्या, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोई डेड डिकेइंग, जैसे पेड़ गिर गए, पेड़ पत्ते गिर गए, सूख गए, सड़ गए, तो उससे अपना न्यूट्रिशन, कोई जानवर है मर गया रास्ते में, ठीक है, उसके ऊपर से न्यूट्रिशन। तो वो बॉडी क्या है, बॉडी कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑर्गेनिक मटेरियल से कंपोज होता है ना, ज़्यादातर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो उस पर फीड करके अपना न्यूट्रिशन जो प्राप्त करता है वो होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है क्या। चलिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पर अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिफाइन करेंगे कैसे, ये एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम रट्टा होना चाहिए, है ना। पेपर उठा के देखो पिछले साल का, पिछले साल या उससे पिछले साल का यूपी बोर्ड का, उसमें सीधे 2 नंबर में पूछा हुआ था न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन पूछा था ये नहीं याद आ रहा है, तो सारा याद कर जाओ, ठीक है। हाँ, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड
बाय लिविंग इन और ऑन, ठीक है ना। इन और ऑन का क्या मतलब है ये क्लास 11 में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे पैरासिटिक है ना, तो जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे ना। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय लिविंग इन और ऑन, मतलब शरीर के या तो अंदर या ऊपर। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ अंदर ही रहेंगे, ये जरूरी तो नहीं सिर्फ बाहर ही रहेंगे। जैसे शरीर के बाहर रहने वाला एक एग्जांपल बताओ सबसे बढ़िया, लाइट, जो चूहे हैं या लीच वगैरह, जो ब्लड सकिंग लीच वगैरह है, ठीक है, हीरोडिनेरिया वगैरह, पता नहीं याद है कि नहीं, क्लास 9 में पढ़ा था डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो ये सब क्या, ये एक्टोपैरासाइट है, ये शरीर के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो शरीर के अंदर रह के, एग्जाम्पल बताओ, टेप वॉर्म वगैरह है ना। अगर तुम्हें पता नहीं जीनस याद है कि नहीं, टीनिया एक जीनस है, टीनिया, जिसे ये तुम कहते हो ना पोर्क टेप वॉर्म या बीफ टेप वॉर्म जिसे कहते हो, जो एस्कैरिस होती है वो भी क्या है, एंडोपैरासाइट। वो शरीर के अंदर तुम्हारे इंटेस्टाइन वगैरह, मेरे डॉक्टर कहता है पेट में कीड़ी हो गई है, पेट में कीड़ी क्या, वही एस्कैरिस वगैरह चले जाते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं, गंदा पानी वानी खाना वाना तो ऐसे भी लिया चले गए ना, इसलिए पेटी ज़्यादा मत खाया करो, ठीक है। चलो, तो ये इसलिए तो डेफिनेशन याद कर लो ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन का इस प्रकार का। और फिर फाइनल कौन सा एक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, एक पढ़ा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक हमने पढ़ा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द एसोसिएशन या ठीक है, द कंडीशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव विद ईच अदर, है ना। जो कैसा होता है, एक विन विन सिचुएशन होता है जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्लास 12 में है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। क्लास 12 में अगर जो लोग बायोलॉजी लेंगे यहाँ से वो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कई प्रकार का होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, पैरासिटिज्म होता है, ठीक है, अमेंसलिज्म होता है, ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो एक फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दोनों का ही फायदा हो रहा होगा, ठीक है। तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल। कौन सा सबसे बेहतरीन, लाइकेन होता है, ठीक है ना। लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, पेड़ों वगैरह भी दिख जाएगा, ठीक है। अब बताओ किसके बीच का एसोसिएशन होता है, चलो एक तो याद है ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा कंपोनेंट कौन सा, हाँ फंजाई है, पक्का, चलो भाई फंजाई होता याद कर लेना, ठीक है ना। लाइकेन किसके बीच का एसोसिएशन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम बताओ, साइनोबैक्टीरिया। देखना पहले क्या ना, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे क्लास 9 में, आर.एच. व्हिटेकर वाला, ठीक है। तो उसमें आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था, कुछ तो गड़बड़ी की थी, है ना। कुछ जो एल्गी थे, कुछ जो फंजाई थे, उन सबको उठाकर इधर से उधर रख दिया था, उन सबके प्लेस नहीं फिक्स थे। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट है मार्गुलिस ओलिवुलिस नाम के, उन्होंने फिर फंजाई को फंजाई में, एल्गी को एल्गी में रखा। तो पहले का कुछ क्लासिफिकेशन है, तो अभी भी किताबों में क्या लिखा जाता है कि लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच का, एल्गी और फंजाई का। लेकिन तुम याद रखना कौन से एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी है, देखो वो तो साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है वो, ठीक है, ये याद रखना। चलो यहीं पर एक टॉपिक और बढ़ाता चलता हूँ जो इन्वायरमेंटल वाले टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि लाइकेन जो होते हैं वो गुड इंडिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे सूचक होते हैं। अब बात तो आई अच्छे सूचक हैं, किस चीज़ के अच्छे सूचक होते हैं, किस चीज़ को होते हैं बेटा, पॉल्यूशन के होते हैं, ठीक है ना। अब फिर बात है पॉल्यूशन में, कौन से पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। अब बात आती है सर एयर पॉल्यूशन में, किस पॉल्यूशन के, है ना, मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड के। कैसे बताते हैं ये, लाइकेन कैसे बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है, हाँ नहीं करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जहाँ पॉल्यूशन रहता है वहाँ ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है,
लिख लेना। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। 11th NCERT की लाइन है, तुम भी याद रखो, आगे आएगा। सारे पॉइंट याद करते चलो। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल बताओ। लाइकेन है, लाइकेन किसके किसके बीच का एसोसिएशन है? और फंजाई का, भूल नहीं जाना, ठीक है। बचपन की पढ़ाई भूल नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे हो गए न्यूट्रिशन। चलो ह्यूमन न्यूट्रिशन पे आते हैं। या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एक ही बात है। कैसा होता है ह्यूमन का न्यूट्रिशन? होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक। चलो ह्यूमन न्यूट्रिशन में पहला टॉपिक पढ़ो, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल का सीवेज का लेंथ बताओ। ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल ध्यान देना, कहा जाता है 6 to 9 क्या सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है। 6 से 9 मीटर तक। देखो इसको देख के घबराना नहीं कि सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन बताया जाता है अप टू 6 मीटर लॉन्ग, से अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का पूरा एलिमेंट्री कनाल। अच्छा एलिमेंट्री कनाल शुरू कहाँ से होता है? बकल कैविटी से। कहाँ से? और एंड कहाँ पे होता है? एनस पे होता है। तो ये बकल कैविटी से लेके एनस तक की जो लंबाई है कितनी बताई मैंने? 9 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 4.5 मीटर, ठीक है। याद रखना एक लिविंग हेल्दी एडल्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है वो 4.5, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बताई जाती है ना कि अप टू 6 मीटर, वो एटॉप्सी के दौरान, पोस्टमार्टम के दौरान, जब क्या होता है मरने के बाद सेल सारे मसल सारे रिलैक्स कर जाते हैं, तो रिलैक्स स्टेट में, ठीक है ना, रिलैक्स स्टेट में 6 मीटर, नहीं तो ऐसे नॉर्मली अराउंड 4.5 मीटर के आसपास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल को 6 to 9 मीटर लॉन्ग होता है, 6 to 9 मीटर लॉन्ग होगा। चलो बकल कैविटी पे आओ, बकल कैविटी को पकड़ो, ठीक है। बकल कैविटी को पकड़ो। बकल कैविटी में सबसे पहले क्या, माउथ में टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है ना। इधर में सब मिला के सलाइवरी ग्लैंड वगैरह मौजूद है। सलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन वैसे पूछता नहीं है, पूछे तो लिख देना बिलो द ईयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। बिलो द ईयर ऑन बोथ साइड, कान के नीचे। एक्चुअली मैंने पहले भी बता रखा है तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 ग्लैंड का मिलकर बना होता है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल, ठीक है ना, जिसमें से पैरोटिड सबसे बड़ा होता है और वो कान के नीचे यहाँ पर, बाकी कुछ जीरो के नीचे ग्लैंड मौजूद होता है। तो इतना नहीं पूछता है लेकिन फिर भी याद रखना। तो माउथ वाले रीजन, बकल कैविटी वाले रीजन में क्या क्या आ गया तुम्हारा? पहले तो ये देखो आगे की तरफ आ गया तुम्हारा ये टीथ, ठीक है, टंग आ गया और सलाइवरी ग्लैंड आ गया। फिर हम लोग फेरिंग्स वगैरह की बात अभी करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले टीथ पे आओ। तो मैंने बताया था टीथ के कितने पार्ट होते हैं? 4। अरे टीथ के पार्ट 4 नहीं होते हैं, टीथ 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पार्ट पूछा, टाइप नहीं पूछा मैंने। दो प्रकार, दो पार्ट होते हैं टीथ के, ठीक है। एक कहलाता है क्या? एक कहलाता है क्राउन और एक कहलाता है रूट, ठीक है। जैसे एक रफ अगर ये दांत बनाए, किसकी दांत हो रही है? मेरी दांत है, चलो मान लो मेरी दांत है, ये कुछ नर्व फाइबर्स वगैरह, ठीक है। मान लो ये कोई दांत है, ठीक है, जो कि जबड़ों में एम्बेडेड होता है। तो देखो जो दांत ऊपर की तरफ व्हाइट वाला पोर्शन एक्सपोज रहता है, जो हमें दिखता है, ठीक है, ये कहलाता है क्राउन, ठीक है। अरे क्राउन ताज सिर पे ही नहीं पहना था, ऊपर ही पहना था, और रूट के जड़ें नीचे ही होंगी। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो क्या जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है, वो हो गया तुम्हारा रूट,
और ऊपर वाला विस्पर पोर्शन जो है वो हो गया क्राउन। क्राउन पर किस चीज का डिपोजिशन होता है? इनेमल का। लिख लेना हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिख लेना हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इनेमल होता है। ठीक है। अरे क्लास 10 केमिस्ट्री बताओ तो इनेमल किस चीज का बना होता है? हाँ कैल्शियम। कैल्शियम के आगे गाया है ना, कोलगेट का प्रचार देख के आया हो तुम लोग। कैल्शियम फॉस्फेट। बट देखो क्या होता है, क्या हो गया कैल्शियम, याद रखो तुम्हारे 10th का है, एनसीईआरटी की लाइन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ते रहो साथ साथ। भाई सिलेबस के बाहर का नहीं है, नोट कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉर्मूला केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछता है, नाम देख के लग रहा है कुछ खतरनाक होगा, मुझे नहीं याद, याद था अभी भूल गया। चलो हो गया। अब देखो फिर तुमसे एक बात पूछेगी, कौन पूछेगी? कोई तो पूछ देगा। चलो मैं पूछ लेता हूँ कि एडल्ट ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितनी? 32 होती है। इसको तोड़ते रहो तो नहीं करते, मार के 32 दांत तोड़ देंगे। ठीक है, चलो 32 एडल्ट ह्यूमन में। सुनो मेरी बात, क्या होता है ना कि दो प्रकार से टीथ आती हैं, डाइकोडोंट होते हैं। डाइकोडोंट दो बार में टीथ आती हैं, एक बार टेम्पोररी या मिल्क सेट वाली टीथ आती है। ठीक है ना, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? लिख लेना कहीं पे, मिल्क टीथ की संख्या कुल होती है 20। ठीक है, और फिर वो जब टूट जाते हैं दूध के दांत, है ना, तो फिर क्या आएगा? परमानेंट वाला, जिनकी संख्या कुल 32। ठीक है, अब ये पूछा जाता है 32 टीथ में अलग अलग प्रकार के टीथ होंगे, सब एक जैसे होते हैं क्या? अरे सोचो सब ऐसे नोकीले नोकीले होंगे तो मजा नहीं आ जाएगा? आएगा ना? नहीं आएगा। फिर पेटीज कैसे खाओगे? फिर पेटीज को कुतरना पड़ेगा, चबा तो पाओगे नहीं। और सिर्फ चबाने वाला आ गया तो काटोगे कैसे? एक दूसरे को काटते नहीं हो, फिर चबाना पड़ेगा एक दूसरे को, काट नहीं पाओगे। अलग अलग तरीके का ना, काटने वाले, फाड़ने वाले, चबाने वाले, मसलने वाले, है ना, अलग अलग प्रकार के। टाइप ऑफ टीथ पूछे 4 प्रकार के टीथ, कितने? 4 प्रकार के। आगे के जो 32 दिखती है ना, वो कहलाती है इंसीजर, इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। हो गया ना, 4 प्रकार के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो इनको मैं एक फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ICTM। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मिल्क टीथ की संख्या, और यहाँ लिख दे रहा हूँ जो परमानेंट शेप होते हैं, परमानेंट शेप की संख्या। ठीक है, चलो दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये तो फोन नंबर तुमको याद कराया था, ये और याद है क्या? वो फोन नंबर 84 8 जोड़ो तो देखो 33 हो जाता है कि नहीं वंदना? 8 4 8 12 33 नहीं हो रहा? मुझे क्या पता, बायोलॉजी वाला हो। चलो 32 हो गए, तो कुल कितने हो गए? ये हो गए 32। पहले लो टोटल, ये हो गया 32। ठीक है, यहाँ कैसे याद रखेंगे? 8 4 अरे 0 8 कितने? 8 4 12 8 20 हो गया ना। देखो मैथ वाले ने, हम लोग भी प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं? हमने पढ़ा मिल्क टीथ 20 होता है, इंसीजर 8 हो गया, कैनाइन 4 हो गया, प्रीमोलर 0 और मोलर 8, कुल मिला के 20 हो गए। ठीक है, ऐसे नंबर याद रखना। ये टोटल है, अपर लोअर जो मिलाकर है। तो 32 दांत नीचे ले लो, 32 ऊपर ले लो, 64 हो जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। टीथ का फंक्शन पूछ दे,
फंक्शन पूछ दे तो क्या ही लिखोगे? चीविंग एंड क्रशिंग। किसको? अपने दोस्त को, फूड को। ठीक है, क्यों करते हैं चीव या क्रश? टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। अरे सुनो, टीथ का फंक्शन पूछ दे तो लिखो चीविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। फूड क्यों चीव करते हैं? टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। उससे क्या होगा? एफिशिएंट एंजाइमेटिक एक्शन, जो एंजाइम्स वगैरह बनेंगे, अरे जो तुम्हारा ये एमाइलेज वगैरह बनेगा, ठीक है, या जो बाकी आगे मिलेंगे फूड पार्टिकल को एंजाइम, ठीक है, वो क्या करेंगे? उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। ऐसे एक लार्ज मास रहेगा फूड का तो एंजाइम उतने ढंग से नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं? आराम से खाना चबा चबा कर खाओ। जितना खाना चबाओगे वो उतना फाइन पार्टिकल्स में टूटेगा, एंजाइम उतना अच्छे से उस पर एक्ट करेगा, उतना बेहतरीन शरीर में एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मत खाया करो। इतनी बात हो गई। फिर एक टॉपिक है डेंटल प्रॉब्लम में। डेंटल प्रॉब्लम में और कौन सा डेंटल प्रॉब्लम हमें पढ़ना है? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज है उसे क्या हो गया? डेंटल डीके, दांत का सड़ जाना। ठीक है, अरे देखो ना, चॉकलेट खाने वाले बच्चों को बहुत डांट पड़ती है, चॉकलेट नहीं खाया करो दांत सड़ जाएंगे। क्यों भाई? चॉकलेट खाने से ही क्यों सड़ेंगे? और बढ़िया। ठीक है, देखो चॉकलेट ही नहीं, कोई भी बहुत ज़्यादा सुगरी मटेरियल अगर खाते हो, है ना? अरे सुगरी नहीं समझते हो क्या? शुगर वाला। हाँ भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब ऐसे वाले मटेरियल खाते हो और मान लो दांत साफ नहीं कर रहे, मान लो ब्रश नहीं किया, सुबह सुबह लेट होने लगा इसी भाग है, ठीक है, खाने वाने के बाद कुल्ला उल्ला नहीं कर रहे हो ढंग से, तो क्या दांत में फंसे रहे? देखो हमारे यहाँ, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं रात में फिर ब्रश नहीं करता, मैं सुबह एक ही बार ब्रश करता हूँ। तो ऐसे डेंटिस्ट कहते हैं 2 बार ब्रश किया करो, कोलगेट वाले कहते हैं तुम मत मारा करो, तो चाहते हैं 2 बार ब्रश करो ताकि जल्दी से पेस्ट खत्म हो जाए, तुम फिर जाओ कहीं। ठीक है, तो भाई मार्केटिंग वाले करके आए हम, सब जानते हैं। पहले आता था ना कोलगेट, बोला इतना छोटा सा दाना इस्तेमाल किया जाता है, मटर के दाने इतना ही काम करता है पेस्ट। ठीक है, लोग क्या किया, मटर के दाने इतना लेने लगे तो कई महीने चलता था। ठीक है, पेस्ट वाले फिर क्या किए, ऐसे लेके आते पूरा ऐसे मारते स्माइली बनाते हो पोंछ, पूरी पोंछ निकाल देते ब्रश के ऊपर, नहीं देते हो कभी? और उसका जो होल होता है वो भी हम मोटा बना देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकला करें, और बच्चों को दिखाई देता, बच्चे मारते ये चीज़ हम भी बनाएंगे, ज़्यादा जाता है, बार बार खा दोगे। ठीक है, तो मटर के दाने से भी दांत साफ हो जाएगा, है तो 32 ही ना साफ हो जाएगा। तो अगर कोई खाना खाते हो ऐसा जो दांतों में फंसा रह गया और उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वगैरह मौजूद है, तो क्या करते हैं, ये बकल कैविटी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे, इस शुगर के ऊपर एक्ट करेंगे, है ना, अटैक करेंगे, और वो क्या करेंगे, वहाँ से क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप कुछ एसिड होता है वो प्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने किस पर अटैक किया, शुगर कंटेंट पे जो हमारे दांतों के आसपास है, या चिपका हुआ है या अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, उस पर अटैक किया और क्या किया, उसको सिंपल एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो हमारा इनेमल का आ गया, इनेमल कहीं तो था, ये रहा इनेमल, ठीक है, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिग्रेड करेगा, है ना, धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है, वो सॉफ्ट होने लगता है इनेमल, और फिर कैविटी होने लगती है। ठीक है, कैविटी होने लगती है, फिर दांत या तो उखड़वाना पड़ता है या फिर भरवाना पड़ता है। ठीक है, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है, दर्द होता है तब फूला रहता है, उखड़ा जाता है तब फूला रहता है। उखड़वा लेना, मैंने ये किया, एक भरवा लिया, एक उखड़वा लिया।
चलो, कौन से बैक्टीरिया, सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन याद कर लेना, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, 2 स्पीसीज बता दे रहा हूँ, याद कर लो, या तो याद कर लो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या याद कर लो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, पढ़ लो इसे जानकारी के लिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, अरे देखो लैक्टोबैसिलस कहीं और पढ़ते थे, तुम्हारा दोस्त, अरे जो दूध से दही बनाता है, कि दही से दूध बनाता है, दही से दूध बनता है क्या, तुम लोग बनाओगे, दही से लस्सी बनता है, चलो फिर लाया करो तुम, नहीं से दही बड़ा बनता है। अभी नाम मत लो, ऐसे भूख लगी हुई है। ठीक है, चलो, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक याद कर सकते हो या एक याद रख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, MUTANS, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, एडिशनल कुछ बता दूं कि रहने दूं? देखो नाम लिखा हमने स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं तो तुमने सौभाग्य से अच्छे से नहीं पढ़ा, हाँ, तुम्हारा सौभाग्य था, पढ़े होते तो पता चलता मोनेला किंगडम जैसा कुछ होता है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेला किंगडम, और वहाँ हम कहते हैं कि कई तरीके से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 तरीके से बांटा जाता है ना, शेप के आधार पे, कोकाई, बैसिली, स्पाइरुलिना और एक होता है विब्रियो। ठीक है ना, तो कोकाई जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है ये बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होता है। ठीक है, वो बीमारी नहीं सुने, कॉलेरा, खसरा बोलते हैं हिंदी में, खसरा बोलते हैं ना हिंदी में, कुछ तो बोलते हो, तुम अंग्रेजी याद रखो, कॉलेरा पता ना बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे, तो देखो ना आ गया ना, कोकाई, बैसिली, स्पाइरुलिना, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरे से होता है कॉलेरा। ठीक है, और विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो का शेप कैसा, कॉमा शेप, बैसिली का शेप होता है रॉड शेप, और स्पाइरुलिना का स्पाइरल घुमावदार स्प्रिंग जैसा, ये कुछ 4 प्रकार के होते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस और इसी की एक स्पीसीज है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्या करता है वो, अरे अभी तो पढ़ गया, वो डेंटल कैरीज करेगा, उसके लिए जिम्मेदार होगा। और एक और पढ़ लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस पूरा नाम है, बस एक प्रजाति है ग्रीसियस, तुम बस ऐसे याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिस। जानते हो क्या, एंटीबायोटिक का नाम सुना है? एक एंटीबायोटिक का नाम बताओ। ये इतना डॉक्टरी वाला मत बताओ, किताबी बताओ। कभी पेनिसिलिन का नाम सुना है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और पेनिसिलियम है क्या? फंजाई होती है, याद रखना। तो जो पेनिसिलिन, अरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जाके ना पढ़ना है ना, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। ये लो होमवर्क लिखो, पूछूंगा। अरे ये बेसिक बात है बेटा, पता होना चाहिए। अरे कोई परीक्षा दोगे ना, सब में पूछा जाएगा, IIT वालों को छोड़ के। ठीक है, अब सब IIT ले लेना है ना, ये सब पढ़ना ना पड़े, मैथ ले लेना। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ढूंढना है इनके बारे में। तो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से, वो फंजाई है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है,
और इससे एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मान लो कल को किसी जानकार व्यक्ति ने पूछ दिया तुमसे कि एक एंटीबायोटिक का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलिन मत चिल्लाना, है ना, क्या चिल्लाना, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलो इतना एडिशनल काम का काफी है, आइए जाइए। यहाँ तक पहुँच गए? हाँ नहीं रहने, ठीक है, यहीं तक रखेंगे अभी, यही थोड़ी देर और देख के फिर बंद करोगे, फिर भागे भागे वहाँ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यही करें, देख लो, जाओ देखो अगर जा रहा है। चलो ये तो सवाल मेरे तरफ से होगा, अब सवाल तुमसे। ठीक है, टंग का फंक्शन बताओ, टंग का, जीभ जीभ चलाने के काम नहीं, और किस काम आती है? हाँ, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड पार्टिकल, उल्टा भी लिख सकते हो, मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल विद सलाइवा, है ना। अरे सलाइवा फूड से मिक्स हो, फूड सलाइवा से मिक्स हो, डाइजेस्ट तो फूड को ही होना है, ग्लैंड नहीं। ठीक है ना। टंग का फंक्शन देखो, ये बेसिक बातें हैं, इग्नोर करके जाते हो कि इतना छोटा का ही पूछेगा, मान लो पूछ दिया तो क्या लिखोगे, वही ब्लैंक हो जाओगे। तो टंग का फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल विद सलाइवा। अब अगला आएगा कौन सा? ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। चलो प्यारा सा नाम है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा का काइलिन। आपका काइलिन में पढ़ना पी साइलेंट होता है, देख रहा हो आजकल मीम में देख रहा हो विनोद, ठीक है, देखो इसको इंटरनेट पे देख रहा हो विनोद वाला मीम। तो विनोद देखे ना देखे तुम देखो, काइलिन में पी साइलेंट है। नया है, मैं पुराना होके जान गया, तुम नए होके नहीं जान रहे हो। टाइलिन में पी साइलेंट, अरे टाइलिन में पी साइलेंट है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है किस चीज का डाइजेशन करता है ये? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। किसमें बदल देता है? माल्टोज में, है ना, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। शुगर भी लिख सकते हो, सिंपल शुगर, ग्लूकोज भी लिख सकते हो, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है ना, ज़्यादा देर को खाना रखते कहाँ, ज़्यादा देर रखो तो शायद हो जाए कंप्लीट डाइजेशन, है ना, स्टार्च से मिल जाए तुमको ग्लूकोज। लेकिन यहाँ क्या माउथ वाले रीजन में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। तो पूछा जाता है सबसे पहली बार डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ में, है ना, बकल कैविटी में ही शुरू हो जाती है। कहाँ शुरू होती है? किडनी में, बकल कैविटी में। ठीक है, और किस चीज का, कौन से न्यूट्रिएंट का सबसे पहले डाइजेशन? स्टार्च का, है ना, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का। ठीक है, पूछा जाता है स्टार्च से क्या बनता है पार्शियली डाइजेस्ट होके? माल्टोज बनता है। पूछा जाता है कौन माल्टोज बनाता है स्टार्च से? काइलिन बनाता है। ठीक है, इतना हो गया ना। ये सवाल हम लोग दोबारा कर रहे हैं, क्या कर चुके पहले, थोड़ा गियर बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बताते हो, धीरे बताओ किसका तुम। फिर चलो बकल कैविटी, माउथ हो गया, टंग हो गया, ये सब हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ो, क्या मिलेगा? फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है ना। किसका कॉमन ओपनिंग होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो फूड हम खाते हैं उसका, और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसका। ठीक है,
चलो माउथ वाले रीजन से स्टार्ट करो। तो ये तुम्हारा बकल कैविटी, जहाँ मौजूद था टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। उसके आगे पहुंचोगे तो ये नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर से आने वाली ओपनिंग भी यहीं मिलेगी, कहलाएगी बकल कैविटी। बकल कैविटी से आगे बढ़ोगे तो फिर अब क्या होगा, फूड पाइप में, ठीक है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमें किससे मतलब है, फूड पाइप से मतलब है। क्या कहते हैं उसको, ऑइसोफेगस कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, ठीक है। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आती है, ठीक है, लेकिन वो फिर यहाँ से दूसरे रीजन में चली जाती है, ठीक है, दूसरे पाइप में चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, या दूसरा नाम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, वो अलग चली जाती है। फिर तो यहाँ से फूड चला आया इधर डायरेक्शन में, तो रुक जाओ, ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये हो गया विंड पाइप और ये हो गया तुम्हारा फूड पाइप। अब जो फूड तुमने ईट किया, फूड जो तुमने खाया, वो फूड जाएगा, ये फूड पाइप में होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है, स्टमक में जाएगा। पूछते हैं जब यहाँ तक कॉमन ओपनिंग थी, ठीक है, फूड और एयर की, तो फूड जो है वो इस विंड पाइप में क्यों नहीं गया, फूड जो है वो विंड पाइप में क्यों नहीं गया, हाँ, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मौजूद होता है, ठीक है, विंड पाइप की तरफ एक कार्टिलेजिनस दिख रहा है क्या, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसका क्या नाम है, एपिग्लॉटिस। जैसे देखो, जैसे ही तुम फेरिंक्स के नीचे बढ़ोगे ट्रैकिया की तरफ, विंड पाइप की तरफ, चलो दोनों पढ़ा रहा हूँ एक में मिक्स, न्यूट्रिशन और तुम्हारा ये रेस्पिरेशन। तो जैसे ही तुम फेरिंक्स से, जो कॉमन ओपनिंग थी, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ोगे ट्रैकिया की तरफ चलोगे तो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर आता है, वो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर को ग्लॉटिस कहते हैं, और उस ग्लॉटिस को कवर किया होता है एक फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ग्लॉटिस को कौन कवर करता है, एपिग्लॉटिस करता है, ठीक है। तो जब फूड हम सैलो करते हैं, जब फूड हम निगलते हैं, तो वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो ओपन रहता है वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो फूड इधर नहीं जाती है, ठीक है, इधर न जाके वो इधर चला जाता है, फूड पाइप में आपके चला जाता है, ठीक है। और कभी कभी गलती से खुला रह जाता है, ठीक है, जब कभी कुछ बहुत ज़्यादा बेचैन हो, जैसे बोलते रहते हो, खाते वक्त बोलते हैं ना, बोला नहीं जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है वो खुला रह जाता है एपिग्लॉटिस। तो खाना जो है विंड पाइप में, जब विंड पाइप में जाता है तो सडन कफ, खांसी स्टार्ट होती है तेजी से, ठीक है, वो प्रेशर मारता है फूड पार्टिकल को, फिर वापस से फूड पार्टिकल आपके बकल कैविटी वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस को जब सैलो करते हो, है ना, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज होती है, कुछ ऑर्गन वॉलंटरी होते हैं, ठीक है, उसको ऑर्डर नहीं देते हो तुम, ऑर्डर देते हो क्या कि देखो मैं चॉकलेट निकल रहा हूँ, एपिग्लॉटिस बंद हो जाना, चलो। तो ये ऐसे खाना खाते वक्त अगर कभी एपिग्लॉटिस ओपन रह गया, फूड पाइप में ना जाके खाना चला गया विंड पाइप में, तो खांसी बढ़ती है, वापस निकल जाए। तो जैसे खांसी बढ़ती है, मम्मी कहती कोई याद कर रहा है ना, अभी कोई याद करे तो और दिक्कत होती है, खांसा भी नहीं जाता है, ठीक है ना कहते हैं ना याद कर रहे हैं, तो 9, 10, 11, 12 में तो खांसना भी गुनाह है, कि कौन याद कर रहा है। चल खाना इधर चला गया ऑइसोफेगस से स्टमक में, स्टमक क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टमक के वॉल से कुछ 3 चीजें क्या निकलेंगी, एसियल, पेप्सिन, पेप्सिनोजन लिख दें, चलो पेप्सिनोजन लिख देते हैं, और म्यूकस, ठीक है। चलो अब
पे कि HCl जो है पेट में जो HCl बनता है उसका pH कितना होता है। फिर आ गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लास 10, हाईली एसिडिक और इतना एसिडिक कि pH जो है अराउंड 1.2 के आसपास। देख रहे हो भयंकर है pH इसका, भयंकर एसिडिक है। एनवायरमेंट बता रहा है। NCERT की लाइन है ये क्या है भाई? NCERT केमिस्ट्री, ठीक है। देख लेना कौन से एसिड बेस में होगा। तो 1.2 पहला सवाल। दूसरा सवाल HCl का फंक्शन क्या? तो HCl के दो फंक्शन हैं। एक तो फूड पार्टिकल के साथ जो भी बैक्टीरिया या जो पैथोजन गए उनका खात्मा, ठीक है। और दूसरा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिवेट करके क्या बना देता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? HCl। फंक्शन लिख लेना, बाद में फिर पूछोगे मुझसे, ठीक है ना। चलो पहले म्यूकस का फंक्शन देख लेते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या है? हाँ सुनो भाई, जब इतना एसिडिक है, जब इतना एसिडिक है तो इनको क्यों नहीं, है ना, इनको क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता जब इतना एसिडिक है? कारण क्या है? म्यूकस। इसके स्टमक के वॉल जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और HCl के प्रभाव से स्टमक के वॉल को बचाता है, ठीक है। और जब कभी कभी क्या होता है कि या तो HCl का सिक्रीशन स्टमक के वॉल से ज़्यादा हो जाए या फिर म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाए, तो पेट में होती है एक समस्या जिसे कहते हैं एसिडिटी, जलन, ठीक है। और फिर से आया केमिस्ट्री NCERT क्लास 10 कि बताओ एसिडिटी को ठीक करने के लिए कौन सा, है ना, पहले तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हो ये बताओ। तो केमिकल में पहले लिखा जाता है एंटा एसिड, और कौन सा एंटा एसिड? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डाइजीन देखे हो? डाइजीन घर पे रखा होता है, नहीं रखो तो दुकान वाले से जाके मांग के दे के फिर रख देना, खरीदना मत, और रखने के बाद भाग जाना, नहीं तो मारेगा दौड़ा के। डाइजीन को पलट के देखना, उसका कॉम्पोजिशन, दवा का कॉम्पोजिशन लिखा होता है, सबसे ऊपर मिलेगा MgOH, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी को अच्छा कैसे वो ठीक करता है? कौन से रिएक्शन से ठीक कर देता है? एसिड बेस में कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये एसिडिक है, वो बेसिक है, ठीक है। एसिड बेस मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो हाँ क्या ये तीनों एंजाइम एक से एक ब्लेंड स्टमक रियल पाइलोरिक कौन सा? ये जरा कोई पर्टिकुलर ग्लैंड का नाम होगा। गैस्ट्रिक है तो फिर नाम है आपको पेट में होगा गैस्ट्रिक, मुझे ना कोई और विशेष नाम होगा, ठीक। चलो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन। किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ देखो जो पेप्टोन्स वगैरह, मतलब ये कुछ बेसिक एंजाइम और उसके रिएक्शन बताए मैंने, सारे नहीं बताए, थोड़ा डिटेल में तो 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पेप्टाइड की जगह पेप्टोन लिख देते हो ना तो भी गलत नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है? प्रोटीन को सिंपलर यूनिट में तोड़ना है, ठीक। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखवाए गए हैं,
उसको बस ऐसे रख लो ताकि जब बोर्ड में आंसर में लिखते हो ना तो थोड़ा है ना प्रेजेंटेबल लगता है आंसर कि हाँ बच्चों ने कुछ टाइप फिगर के साथ बताया है। ऐसे कुछ मतलब कुछ लोगों को ऐसा पूछ दिया गया भाई चलो डाइजेशन को ये न्यूट्रिशन को ह्यूमन में एक्सप्लेन करो, 4 नंबर में पूछ दिया, ठीक। तो फिर ऐसा बताया खाना खाते हैं पेट में जाता है, एंजाइम अटैक करते हैं, छोटे पार्टिकल में हो जाता है। तो ये हवाई बातें हैं। जब तुम पूरा बताओगे कि खाने को च्यू किया, सलाइवा के साथ मिक्स किया, बकल कैविटी में स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन हुआ, फिर पार्शियल डाइजेस्टेड फूड और इसोफेगस के थ्रू स्टमक में मूव किया, स्टमक के वॉल से कुछ पैप्सिन एक्टिव होकर आता है, उसको पेप्टाइड में तोड़ता है। तो जब ऐसे ऐसे पॉइंट तो थोड़ा वो प्रेजेंटेबल लगता है ना, अच्छे नंबर भी देता है एग्जाम। तो इसलिए लिखवाया है, याद करो। एक पॉइंट यहाँ छूट गया, फूड जब मूव करेगा ऑइसोफेगस के थ्रू तो ऑइसोफेगस वॉल में मूवमेंट कौन सी होगी? पेरिस्टाल्सिस, है ना, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। मतलब कि जो ऑइसोफेगल वॉल है उनका एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ऑइसोफेगल वॉल व्हिच पुशेस द फूड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड या टुवर्ड्स द स्टमक, है ना। तो एक ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार का एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब यहाँ पर फूड पार्टिकल पहुंचा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो नीचे की तरफ धकेला जाएगा, जब नीचे धकेलेगा तो ऊपर रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ धकेला जाएगा। तो ऐसे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये दिखाते हुए भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। किसी भी कारण से नौजिया वगैरह हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है, उसके वजह से ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन गड़बड़ अगर हो जाता है, उल्टे डायरेक्शन में होने लगता है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है एंटी पेरिस्टाल्सिस या वॉमिटिंग, ठीक है। तो जो खाया रहता है वो फिर उल्टे डायरेक्शन में बाहर ले लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, स्टमक से अब खाना डाइजेस्ट होकर कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले कौन से रीजन में? ड्यूडेनम में। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के सेकंड रोला, रेक्टम, आखिरी वाला जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, उसके बाद फिर एनस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ऐसे याद रखना। तो स्टमक से लगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है वो कहलाएगा ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम में देखो क्या क्या आ रहा है, इस ड्यूडेनम में आ रहा है स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और इसी वक्त क्या आ रहा होता है लिवर से? बाइल सॉल्ट आ रहा होता है ना। चलो आगे बताओ, एक बात ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है ना, लिखो। तुम एक काम करना, तुम लिख के आना ना कि जीवित व्यक्ति में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 4.5 है, मरे हुए में 6 मीटर, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि ये बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन ड्यूडेनम में क्यों किया जा रहा है? बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन ड्यूडेनम में क्यों किया जा रहा है? 2 कारण है। कितने कारण? 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि जो फूड आ रहा है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट से आ रहा है, वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो उसको क्या करना है हमें? अल्कलाइन बनाना है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? मेक्स द फूड अल्कलाइन, मेक्स द फूड अल्कलाइन, ठीक है। और फिर दूसरा काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाया, ठीक है, फैट का कुछ बात नहीं हुआ, फैट का कोई बात नहीं किया हमने। तो अब पहले फैट का जो है वो टूटेगा, पहले फैट टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, इसी को हम क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कैसे डिफाइन करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर फॉर्म्स, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, जो भी लिखो, ठीक है। ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्यों तोड़ना जरूरी है? क्यों तोड़ना जरूरी है? एफिशिएंट एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, कि एंजाइम ठीक तरीके से काम करे, बड़ा रहेगा तो कैसे काम करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंजाइम ज़्यादा काम करेगा उस पर, ठीक है क्या? इसलिए
अब दूसरी बात, बाइल सॉल्ट बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? और ड्यूडेनम में रिलीज कहाँ से किया जाता है? गॉल ब्लैडर से। याद रखना, बाइल सॉल्ट बना कहाँ? लिवर में। बाइल सॉल्ट कहाँ बना? लिवर में। और टेम्पररी स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। कहीं लिख लो जो लोग नहीं लिखे हैं। तो बनता है लिवर में, टेम्पररी स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, फिर गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम रीजन में भेजा जाता है। ठीक है, चलो क्या हुआ? फैट का इमल्सिफिकेशन भी हो गया और फूड एल्कलाइन भी हो गया। अब ये फूड पहुंचा तुम्हारे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो अराउंड 4.5 मीटर है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का इससे बड़ा होगा ना? हाँ, कितना बता रहे हो? 1.5 to 1.8। तो ये तो पोलारिटी हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन नाम भले लार्ज है लेकिन लेंथ में छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तुम देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन 4.5 मीटर लॉन्ग है ना, 4.5 मीटर लॉन्ग, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग हो सकता है। फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब डायामीटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन डायामीटर बड़ा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आप फिगर में देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी मोटाई ज्यादा है इसकी मोटाई कम है? ठीक है, तो बस डायमीटर के हिसाब से लार्ज स्मॉल बना रहता है, लेंथ के हिसाब से नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या क्या होगा? अच्छा पहले ये बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होता है। पूछा जाए क्यों कॉइल्ड होता है ना? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉइल्ड रहेगा उतना ज्यादा उसको क्या होगा? नहीं, उतना ज़्यादा देर तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, उतना ज़्यादा उससे एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा खाने का एब्जॉर्प्शन कर ले रहा है, पहले तो खाने का डाइजेशन भी हो रहा होगा, कुछ एंजाइमेटिक एक्शन भी होते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा तुम देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक सवाल मैंने लिखवाया है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइंड टू एब्जॉर्ब फूड। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर ढेर सारे विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं, और बीच में एक क्या होता है? लिम्फ होता है। बीच में एक लिम्फ होता है। कौन सा लिम्फ होता है? लैक्टियल लिम्फ होता है। ठीक है ना, कौन सा लिम्फ? लैक्टियल लिम्फ होता है। अरे देखो, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है ना, वहां पढ़ते हो ब्लड और लिम्फ पढ़ते हो। ठीक है ना, तो लिम्फ में मैं एक आपको ये पढ़ाता हूँ फंक्शन, कि इसका फंक्शन लिम्फ का क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का होगा। ठीक है, अच्छा 9th नहीं पढ़े हो तो तुमको पता नहीं कि ब्लड और लिम्फ जो है वो एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पहली लाइन लिखवाया है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ इज आल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जब कनेक्टिव टिश्यू तो जरूर कुछ ना कुछ को कनेक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बॉडी पार्ट को, बॉडी टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा होता है, उनके बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे होते हैं। इसके अलावा लिम्फ का एक और फंक्शन हम लिखवाते हैं कि फूड का एब्जॉर्प्शन। अगर नहीं लिखे होंगे ना तो लिख लेना, लिम्फ क्या और रोल प्ले करता है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, दूसरा इसका फंक्शन है फूड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन मिला, और फूड में भी लिख लेना स्पेशली कौन से फूड का? फैट का। ठीक है, स्पेशली कौन से फूड का? फैट का।
तो ये जो लैक्टियल लिम्फ है ना, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा और मुख्यतः फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, मुख्यतः फैट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप देखिए कैसे ये डिजाइन है, ढेर सारे माइक्रोविलाई हैं। तो हम आंसर क्या लिखते हैं कि माइक्रोविलाई सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई एंड दे आर आल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज सच एज लैक्टियल लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के डिजाइन की वजह से माइक्रोविलाई पूछा जाता है। ढेर सारे माइक्रोविलाई क्यों हैं, क्यों होते हैं ढेर सारे माइक्रोविलाई? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना बढ़िया आपका शरीर काम करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब फूड, अच्छा पहले क्या हुआ, हमने देखो इनटेक किया था इंजेक्शन, फिर उसका यहाँ से पार्शियल डाइजेशन होते होते डाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उसको क्या भेज दिया जाए, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है ना, और फिर ब्लड उसको लेकर ट्रांसपोर्ट करता रहता है हर एक बॉडी पार्ट तक। ठीक है ना, और वो बॉडी पार्ट फिर उसका एसिमुलेशन करेंगे, फिर फाइनली जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो आगे की तरफ स्मॉल से लार्ज, लार्ज से फिर एनस से बाहर। ठीक है, ऐसे भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये हो गया, तो इसको याद रखना, इस वाले क्वेश्चन को आंसर को रट लेना है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन, और कोशिश करो ये डायग्राम बनाने की, ये डायग्राम को अच्छे से लेबल करने की, लिम्फ के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, विलाई वगैरह के साथ। एनसीईआरटी में भी बनाया है, नहीं बनाया है तो मैंने तो बनवाया होगा, या कम से कम दूसरे वाली किताब में दिया होगा, वहाँ से बना लेना। और अगर नहीं बनाया हो तो बनवा लेना मैं डायग्राम, बोल देना या फोटो भेज दूँगा, वहाँ से देख के बना लेना। टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे जुड़ो। अब तो फिर थोड़ा सा के बीच जाएंगे ना, तो फिर से टेलीग्राम पर सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल स्कूल में। आगे बढ़े, कौन सा सवाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले 2-3 एंजाइम का नाम बताओ। अरे तुम्हारा इंटेस्टाइनल लाइपेज है, और अरे एक डाइपेप्टाइडेज नहीं है, उसको किस दिन के लिए बचा रखते हो, ट्रिप्सिन, वो तो पैनक्रियाज से आता है, ट्रिप्सिन तो पैनक्रियाज से आएगा ना। ठीक है, माल्टेज, ठीक है, तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज को बदल देगा। ट्रिप्सिन जो पैनक्रियाज से आ रहा है, लिख लेना, पैनक्रियाज से क्या आता है, ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन का दूसरा नाम क्या है, अरे किसका ट्रिप्सिन दूसरा नाम था, उसका मतलब पैनक्रियाटिक लाइपेज का, पैनक्रियाटिक लाइपेज का, सॉरी ट्रिप्सिन का है। तो चलो, ट्रिप्सिन आया पैनक्रियाज से, क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा, और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज आता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज जिसे और किस नाम से जानते हो, स्ट्रेप्सिन के नाम से। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, स्ट्रेप्सिन क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो माल्टेज आ रहा है इंटेस्टाइन से, वो क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में, और जो इंटेस्टाइनल लाइपेज आ रहा है वो भी क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ठीक है ना, और कुछ बच गया, ये सब डाइपेप्टाइडेज है, तो डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा, डाइपेप्टाइडेज वो भी क्या करेगा, आपके पेप्टाइड और पेप्टोन को तोड़ के फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड। तो पूछा जाता है बेटा, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड, कहीं लिख लो, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी मतलब प्रोटीन आखिरी फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में। मतलब कई सारे अमीनो एसिड मिलते होंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता होगा। तो ऐसे भी रख सकते हो कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, मोनोमर अमीनो एसिड।
भाई अमीनो एसिड से मिलकर बन जाएंगे। ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रोटीन का मोनोमर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मर का मतलब होता है यूनिट, तो सिंगल यूनिट, कई सारे सिंगल यूनिट बनते लार्ज यूनिट, और वही लार्ज यूनिट क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। कैसे भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ सकता है, मोनोमर पूछ सकता है, दोनों याद रखना। प्रोटीन का मोनोमर, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, फाइनली फूड पहुंचेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो पहुंचेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का डाइजेशन होगा? किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है ना। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है? लिख लेना, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सारी चीजें कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ हो जाएंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होंगी वो सीधे फिर इजेस्ट की जाएंगी। ठीक है, उनका इजेशन होगा, शरीर के बाहर निकाला जाएगा एनएस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन? सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। फूड पार्टिकल और वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा? होगा। अभी ना देखे वो माइक्रोविलाई किस में मौजूद थे? एब्जॉर्प्शन। तो साइट ऑफ डाइजेशन तो है ही, वहाँ एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो फाइनली अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट इजेक्ट किया जाएगा, इजेशन कहलाएगा। हो गया डाइजेशन। न्यूट्रिशन खत्म ह्यूमन में, रेस्पिरेशन शुरू करो। ठीक है, क्या तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से, मैं थका ही नहीं, तुम कहाँ थक रहे हो? पानी वानी पीना है? नहीं पीना है? चलो थोड़ा और स्पीड बढ़ा, इससे ज़्यादा क्या है स्पीड बढ़ा, है ना। इतना तेज तो मैं पढ़ाता हूँ। और कौन सा टॉपिक भाई? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डिफाइन करिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन याद रखना। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज कराया जाता है? एनर्जी रिलीज कराया जाता है। तो रेस्पिरेशन किस लिए किया जाता है? एनर्जी रिलीज कराने के लिए। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं रेस्पिरेशन? कौन कौन से? एरोबिक और एनाएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी बनेगी। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन बहुत कम मौजूद होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे मसल सेल्स में स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के बाद मसल सेल्स में होता है, या फिर कभी कभी कौन शो करता है? ईस्ट शो करता है। ईस्ट याद रखना, जिनको बायो आगे पढ़ना है। फैकल्टेटिव क्या होता है? एनारोब होता है। फैकल्टेटिव एनारोब होता है ईस्ट, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस हुआ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है। ऐसे कहते हैं दल बदलू, नहीं दल बदलू नहीं कहते, एन फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं। और कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट एनारोब, मतलब जिन्हें ऑब्लिगेट एनारोब कहते हैं, मतलब ऐसे है ना बहुत जिद्दी, जब करेंगे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही करेंगे रेस्पिरेशन। तुम ऑक्सीजन दे के दिखाओ हमें, दे मत देना, ऑक्सीजन मिलते ही ना मर जाते हैं वो बेचारे। ठीक है, वो होता है स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एनारोब। ठीक है, चलो डिफरेंस पढ़ोगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ये हो गया और ये हो गया, दूसरा लो एनर्जी। एनर्जी कैसे बनेगी? कम बनेगी, और यहाँ हाई एनर्जी बनेगी। ठीक है, लगभग कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं? 38 एटीपी बनती है। यहाँ पर 2 एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ पर शटल डिफाइन करता है। कौन सा शटल सिस्टम?
फॉलो करना उसके अनुसार या तो 36 बनेगा या 38 एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जब एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं तो क्या बनता है? एटीपी मिलता है। और जब एटीपी का टर्मिनल, अरे सुनो ध्यान से, जब टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप एटीपी का जब टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कितनी? याद रखना, एक एटीपी का मॉलिक्यूल, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो कितनी एनर्जी? 30.5 किलोजूल पर मोल। अरे सुनो तो तुम, इसमें कितनी आश्चर्य की बात है, एक एटीपी मॉलिक्यूल के टूटने पे कितनी एनर्जी मिलती है। और एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से जिसका रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तुमको 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो इतने एटीपी बनते हैं। और जब इतने एटीपी टूटते हैं, सॉरी इतने में से एक एटीपी टूटता है तो 30, तो सोचो एक ग्लूकोज जो है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसलिए हमारे यहाँ एनर्जी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। हमारे में कैसा रेस्पिरेशन? एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो नहीं सांस लेते हो, रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे में एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है मसल सेल्स वगैरह में, ऑक्सीजन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, उस वक्त मसल सेल्स क्या करने लगते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करने लगते हैं, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाते हैं? इससे छोटा नहीं हो सकता। चलो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लो जल्दी से। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें? मसल सेल्स में, मसल सेल्स में देख लो। तो यहाँ पर अच्छा रेस्पिरेशन में तुम पढ़ते हो C6H12O6 है ना? अरे सॉरी, हाँ यही ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो प्लस ऑक्सीजन कर दो और तोड़ दो उसको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में, वाटर वगैरह और एनर्जी में, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो आपने पढ़ाई है, डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन व्हिच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी? 2 ATP। अब इसमें क्या करेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या बनेगा बेटा? पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट बनेगा। तुम बताओ एक ग्लूकोज टूटता है तो कितना पाइरूवेट का मॉलिक्यूल? 2 पाइरूवेट का मॉलिक्यूल बनता है, कहीं लिख लेना, याद रखना इसको। और ये फिर टूटेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल सेल्स में, तो पाइरूवेट टूट के क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 2 ATP बनाएगा, ठीक है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना सेल में कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और फिर पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? ये भी साइटोप्लाज्म। बेटा सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में, सिर्फ जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सिर्फ जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर ग्लूकोज टूट के बनाएगा 2 पाइरूवेट, ये भी होगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब पाइरूवेट टूटेगा और फाइनली क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा अराउंड 36 to 38 ATP। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि यहीं पर क्या स्टोर रहता है? ATP स्टोर रहता है। ATP को क्या कहते हो? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, सब साइटोप्लाज्म। सिर्फ एकमात्र कौन क्या होने जा रहा है, ठीक है, एकमात्र पाइरूवेट का टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 से 38 ATP, सिर्फ यही वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तुम्हें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन 2 मुख्य स्टेप में है, तो 3 से 4 स्टेप है, एक ETS वगैरह भी है,
लेकिन सबसे पहले ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ये कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस। हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का टूटना, आगे वो कहलाता है क्रेब्स साइकिल, फिर एटीएस वगैरह आ जाएगा। टूटना में मतलब क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। मसल सेल्स में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 पायरुवेट में, और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। 2 पायरुवेट टूट रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, 2 एटीपी बना रहा है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। एक एटीपी के टूटने पर कितना एनर्जी, पर मोल। ठीक है, हाँ CO2 नहीं बनेगा। अरे वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा क्या, क्या हुआ, इसमें नहीं लिख लो, तुम लिख लो। ठीक है, अब बेटा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कराए हम लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम करा दे किसमें, ईस्ट में। ये कलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो ईस्ट में अगर कराएं तो वहां पर भी ईस्ट में एक ग्लूकोज टूटेगा किसमें, 2 पायरुवेट में, और ये कहां पर होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में। और फिर फाइनली 2 पायरुवेट। अरे यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ फाइनली एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, जिसका इस्तेमाल, इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल कौन सी इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री या वाइन इंडस्ट्री वाले या बेकिंग इंडस्ट्री वाले करते हैं। अरे जो बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, या जो बेकिंग वगैरह, केक वगैरह बनाते हैं, वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस चीज का फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल का। यहाँ पर भी कितनी एटीपी बनेगी बेटा, 2 एटीपी बनेगी। सारे पॉइंट खतरनाक है, याद करते जाओ। अब क्या, इससे तेज नहीं पड़ा, घर तो चलना ही है, वैसे भी छुट्टियां शुरू हो रही। कल मत आना, एब्सेंट मार दो, हो गई छुट्टी। हैं? अरे मैं कह रहा हूँ जिसको घर जाना है, घर की याद आ रही है, छुट्टी मार दो। दिवाली में ठीक नहीं मना रहा हूँ, पर मेरा ठीक नहीं रहता है ना। मैं रहूँगा तो तुम लोग के साथ रहूँगा, ठीक है, घर पर नहीं अच्छा लगता मुझे। मैं घर कहीं भाग गया। हाँ चलो, इतना खोजा पाती के बाद उठो बाबू, उठ जाओ, देखते हैं कितना याद रखी हो। टीचिंग इज ए 2-वे प्रोसेस, बीएड में पढ़ाया जाता है हम लोग को। देखें कितना 2-वे प्रोसेस है, तब से तो हम ही बोल रहे हैं, तुम भी बोलो कुछ। ये बताओ बेटा, ईस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो हमें पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन करा रहा है, कर तो वो एरोबिक भी सकता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। अगर हम ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या लड़ा नहीं होता है, इथेनॉल बनता है। जल्दी से इथेनॉल का फॉर्मूला बता दो। ले आ गई केमिस्ट्री क्लास 10th NCERT। अरे इथेनॉल फिथेनॉल नहीं बता पाओगे तो आगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रूल आएगा। C2H5OH बहुत जानकार, ठीक है, C2H5OH या फिर CH3CH2OH, इथेनॉल है ये, ठीक है ना। और ATP कितना जनरेट होगा, 2 ATP जनरेट होगा, ठीक है। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो तो वंदना उठ जाओ, बताओ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, देखो कितनी बार करेंगे। एक ग्लूकोज टूटेगा 2 बनेगा, एक ग्लूकोज टूटेगा 2 बनेगा, एक ग्लूकोज टूटेगा 2 बनेगा, हाँ 2 बनेगा। तो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट सेल में कहाँ पर बनेगा,
जल्दी बताओ, फिर क्लास छोड़ रहा है। बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट बस, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अरे पायरुवेट कब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी में बदलेगा? कहाँ बदलेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में बदलेगा, ठीक है। बैठ जाओ। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में, उठ जाओ। नेहा, क्या नाम है? नेहा नाम है ना तुम्हारा? चलो। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूट रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ध्यान से सोच कर बताना सेल में कहाँ पर होगा। सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होंगे, एकमात्र एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें पायरुवेट से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलेगा। सिर्फ वही कहाँ पर होगा? सिर्फ वही कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन इन फिश में बात करते हैं। तो आपको पता है फिश स्पाइसेस में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। उनके पास क्या होता है? गिल्स होता है, फेफड़े नहीं होते, गिल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? माउथ रीजन से, मान लो ये कोई मछली है, ये कौन सी मछली है? अरे मान लो मछली है, ठीक है। तो मछली क्या करेगी? इसके पास होते हैं गिल्स, है ना। यहाँ अपर कुलम वाले रीजन में बताया था, वो गलफड़ नहीं खाते। अरे नॉनवेज वालों, एक बार ऐसे बताया था गलफड़ के बारे में, रेड रेड स्ट्रक्चर में दिखता है। तो माउथ, अरे सुनो, माउथ के रास्ते क्या ले रही है? ये पानी ले रही है मुंह में, ठीक है। और फिर उस पानी को क्या करती है? अपर कुलम को ओपन करके गिल्स के थ्रू फोर्स से भेजती है, ठीक है। वहां पर ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व्ड क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन तो है नहीं पानी के अंदर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो ये फोर्स जब करती है ना, तो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका कंसेंट्रेशन लो है। यहाँ पानी में जो ऑक्सीजन है उसका कंसेंट्रेशन हाई है, तो हाई टू लो चला जाता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो पानी में चला जाता है। पानी बाहर निकल गया, पानी कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकल गया, और बदले में क्या लेकर आ गया? ब्लड टेम्परेचर को ऑक्सीजन दे दिया आ गया, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, याद रखना, ठीक है ना। अभी एक बढ़िया सवाल याद आया था लेकिन भूल गए। हाँ, एक सवाल है तुम्हारी किताब में, पूछता है कि ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल का फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल से कि स्लोअर होता है? फास्टर होता है। जो एक्वेटिक, जो पानी में ना, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। कभी मछली बाहर निकाल के देखो, मैं कभी जल्दी जल्दी, वैसे पानी में भी जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पे है, उनको तो फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इनको कैसा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना होता है, इनको पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना होता है, इसलिए इनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। ये सब लिखते जाओ कहीं नहीं पे, ठीक है ना। जिनको आंसर ये नहीं पता या नहीं लिखवाया हो, या चलो एब्सेंट पे, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? Why rate of breathing is higher या faster in aquatic than in terrestrial? Because aquatic animal have to take oxygen, dissolved oxygen from the water, ठीक है ना। ये उसका कारण, बल्कि टेरेस्ट्रियल वालों को फ्री एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो अब आओ ह्यूमन पे, ह्यूमन की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट ह्यूमन तो खत्म ही कर दें, मतलब ह्यूमन नहीं खत्म करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में चलो अभी कौन सुनो, जल्दी जल्दी में सुन लो यार, समय खत्म हो रहा है, ठीक है। ये देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल चेंबर, बीच में मौजूद होंगे नेजल हेयर्स। नेजल हेयर क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे डस्ट पार्टिकल को। फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाएगा विंड पाइप में। क्या है विंड पाइप? ट्रैकिया, ठीक है। बीच में मिलेगा एक गिल स्लिट, जिसे कहेंगे, सॉरी गिल स्लिट क्या है? स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, ओपनिंग जिसे कहेंगे ग्लॉटिस, और इसी को कवर करके कौन रखता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर,
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे अभी बताया आपसे, ठीक है, एपिग्लॉटिस। चलो फिर यहाँ से आगे तक आएगा, ये देखो ट्रैकिया के ऊपर क्या मौजूद है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है, ठीक है। ये कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। वो जिनको आगे 11th में बायोलॉजी लेना है याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल है ये ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है। हाइलिन HYALIN हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। पानी और पानी का सांस यहाँ पे आई, फिर आगे ये ट्रैकिया जो है वो बाइफरकेट करेगा और ये कहलाएगा ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी और सेकेंडरी फिर टर्शियरी और टर्शियरी से आगे निकलेगा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट और फिर फाइनली बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, ठीक है। एक फेफड़े में अप्रॉक्स 3 से 350 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, 3 से 350 मिलियन, दोनों फेफड़ों को मिला दो तो लगभग 700 मिलियन के आसपास एल्वियोलाई होते हैं। कहोगे इतने सारे एल्वियोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों मौजूद है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या होता है ब्लड सप्लाई में रीच होती है, ढेर सारी ब्लड सप्लाई। अरे नहीं पढ़ो सर्कुलेशन वाला टॉपिक, ठीक है, सर्कुलेशन वाला टॉपिक, वहां से क्या करता है वो तुम्हारा राइट एट्रियम क्या करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल, वो पंप करता है ब्लड लंग के पास ही ना ऑक्सीजनेशन के लिए, तो लंग के पास आके क्या ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेशन होता है। अरे ये ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है, एल्वियोलाई मौजूद है। अरे लिखो कहीं पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, हाँ, फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग क्या कहलाती है, एल्वियोलाई कहलाती है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स लिख लो, फेफड़ों की इकाई, फेफड़ों की छोटी इकाई एल्वियोलाई होती है। चलो बेटा ये एल्वियोलाई किस में रीच है, ब्लड कैपिलरीज में रीच है, ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड मौजूद है और उस ब्लड में अभी क्या पढ़ के रेस्पिरेशन में क्या बनाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस ब्लड में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ जुड़ा हुआ है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, याद रखना हीमोग्लोबिन Hb से डिनोट करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच हो सकता है और क्या अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन भी। किसकी एफिनिटी ज्यादा होती है अटैच होने की, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है, वो याद रखो। तो चलो यहाँ पर देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, एल्वियोलाई में मान लो तुमने सांस लिया तो एयर क्या हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा चला गया, फेफड़ों से होते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा, यहाँ डिफ्यूज कर जाएगा और ऑक्सीजन जो है हाई से लो में चला जाएगा और फिर वो वहाँ पे जाकर ऑक्सीजन भी अपनी हीमोग्लोबिन के साथ बन जाएगा और वो जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में वापस भेजी जाएगी हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको पूरे बॉडी को भेज देगा, ठीक है ना। ऐसे होता है ऑक्सीजनेशन, ठीक। तो क्या रहता है इतने सारे एल्वियोलाई क्यों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एफिशिएंट एक्सचेंज होगा गैसेस का, एफिशिएंट एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को, ज्यादा ऑक्सीजन मिलकर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या कर रहे थे, अभी पीछे पड़ के आए हो, फूड का ब्रेकडाउन कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट ब्रेकडाउन होगा फूड का, जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा फूड का उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो अभी समय क्या हुआ, 4 बजे, ज्यादा नहीं, सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो कितना, बीच में 2 खाली बेल मिला था, 1 लंच मिला था, उतना ही ना। मैं थक नहीं रहा, तुम लोग थक रहे हो। 13-14 साल उम्र हुई तुम्हारी, ये एनर्जेटिक रहो। हाँ मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, 55 साल के। मैंने कई बार कहा ना, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ और तुम बहुत नए नहीं हो। चल तो यहीं तक रखते हैं बाबू, प्रैक्टिया पढ़ लेना, सीखने से पढ़ लेना, अगले क्लास में और बातें करेंगे, ठीक है। अरे अभी बहुत बचा है बेटा, है ना, मैराथन वाली क्लास में आओ। यस सर, मेरा क्या
क्लास करते हैं 4-5 घंटे की, उसमें पूरा ठीक है। चलो बाबू बाय।